बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एंटी टेस्ट की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा काम है, आज हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 16 है। तो आज के लेक्चर में चैप्टर 14 से रिलेटेड हम मैक्सिमम चीज़ें देखेंगे कि किस किस फॉर्मेट पे एमसीक्यू आ चुके हैं, या इसमें क्या क्या फार्मूलाज की वेरिएशंस हैं, या फर्दर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है उसमें फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है या फोर्स की क्या वैल्यू होती है। तो हम ये सपोज करते हैं कि मेरे पास ये दो पैरेलल मेटल रेल्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, दो पैरेलल मेटल रेल्स। इन दो पैरेलल मेटल रेल्स के दरमियान में एक मैंने रॉड को रखा हुआ है, और जैसे ही इसके साथ बैटरी को अटैच करते हैं, आपको पता है जैसे ही इसके साथ हम बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगने की वजह से इसमें करंट जनरेट हो जाएगा, और करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से जब भी करंट प्रोड्यूस होता है, ये जो रॉड है इसके ऊपर फोर्स लगेगी और रॉड मूव करना शुरू हो जाएगा। तो रॉड पे जो लगने वाली फोर्स है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो देखते हैं। रॉड पे लगने वाली फोर्स हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप करंट की वैल्यू को ज़्यादा करते जाएंगे तो लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी। अगर करंट की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो लगने वाली फोर्स भी कम होती जाएगी। इसी तरह से रॉड पे लगने वाली फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो फोर्स भी वीक है। इसी तरह रॉड पे लगने वाली जो फोर्स है वो रॉड की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी तो लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो लगने वाली फोर्स भी कम होगी। इसी तरह जो रॉड पे लगने वाली फोर्स है वो साइन अल्फा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अल्फा इज़ द एंगल, इसको आप अल्फा को इस केस में कहते हैं एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल है। अगर आप इसको इक्वेशंस बना लें, या आपके पास फर्स्ट इक्वेशन या आपके पास सेकंड इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लें, और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं इन 4 इक्वेशंस को, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस केस में ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और साथ में आपके पास ये वैल्यू ILB साइन अल्फा। क्योंकि यहाँ पे आप कांस्टेंट K यूज कर रहे हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K ILB साइन अल्फा। ये आपके पास इसका एक जनरलाइज फार्मूला आ गया। इस फार्मूला में अगर मैं K की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि जो फोर्स है वो इक्वल आ जाएगी ILB साइन अल्फा के। ये आपके पास फोर्स का फार्मूला होगा। अब यहाँ पे इसके हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। अगर यहाँ पे मैं ये कहता कि आप जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू 0 डिग्री रखें तब क्या होगा, इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू आप अगर इस केस में 30 डिग्री रखें तब क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू आप 90 डिग्री रखें तब क्या होगा। जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जाएंगे जो लगने वाली फोर्स है उसकी वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ तो लगने वाली जो फोर्स है वो इक्वल आएगी ILB के, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको आप कहते हैं मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब 0 डिग्री पे लगने वाली जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। अगर आप 30 डिग्री यूज़ करते हैं तो 30 डिग्री पे जो लगने वाली फोर्स है वो इक्वल होगी ILB इंटू 1/2। इसका मतलब 30 डिग्री पे जो लगने वाली फोर्स है ILB की जगह मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम फोर्स। तो ILB की जगह आप मैक्सिमम फोर्स लिखें, ये आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय 2। फोर्स अपने मैक्सिमम का हाफ हो गई जब हम एंगल 30 डिग्री रखते हैं। इसी तरह जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री पे लगने वाली जो फोर्स है वो मिनिमम होगी, और वो मिनिमम फोर्स 0 के इक्वल होगी। यहाँ पे K जो है ये कांस्टेंट है, और K की वैल्यू आपके पास 1 होती है। जब आप K की जगह 1 लिखेंगे तो फोर्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी ILB साइन अल्फा। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज़ को चेंज करके देखूँ तो देखें रिजल्ट चेंज होते चले जाएंगे।
अगर मैं अल्फा की जगह 0 डिग्री रखता हूँ तो चूंकि साइन 0 पे 0 होता है, लगने वाली फोर्स मिनिमम होगी, इसका मतलब फोर्स 0 होगी। इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्री यूज़ करता हूँ तो 90 डिग्री पे लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम फोर्स ILB के इक्वल आएगी। अगर मैं 30 डिग्री यूज़ करूँगा तो 30 डिग्री के ऊपर लगने वाली फोर्स अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। उसकी वजह ये कि साइन 30 पे 1/2 होता है, लगने वाली फोर्स अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाती है। तो आपको ये सारे के सारे फार्मूलाज और इनकी वेरिएशंस का पता होना चाहिए। आपको बेसिकली ये फार्मूला इसका आना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा MCQ आया एंट्री टेस्ट में जिसके अंदर ये सारा डाटा कवर हो रहा है तो जस्ट आपने ये फार्मूला लगाना है और इसका आंसर आता जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, ये एम्पेयर्स लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ाते हैं। एम्पेयर्स पहला साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक फील्ड और उसकी पाथ के साथ पाथ का रिलेशन डिस्कवर किया और डिस्कस किया, ड्राइव किया। एम्पेयर्स के मुताबिक अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का उसकी पाथ लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट के। म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको आप परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और म्यू नॉट की यहाँ पे वैल्यू फिक्स होती है जो आप यूज़ करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर और पर मीटर। ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो आपने एज इट इज़ याद रखनी। एम्पेयर्स ये कहता है कि कहीं पे भी आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप उसकी लेंथ के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें, वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट के। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है और आई यहाँ पे करंट है। मतलब आप किसी भी जगह पे किसी भी क्लोज पाथ पे अगर आप एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसकी लेंथ के साथ और इक्वल कर देंगे म्यू नॉट टाइम्स करंट के। ये इसका रिलेशन होगा। अब इसकी मैं मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो कि आप लोग पढ़ते हैं सोलेनॉइड के केस में उसको डिस्कस करता हूँ। आप इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म एम्पेयर्स लॉ की ये पढ़ते हैं, ये आपके पास इक्वल होता है म्यू नॉट NI। इस केस में ये जो आपके पास स्मॉल n है, स्मॉल n की वैल्यू होती है कैपिटल N/L। इसका मतलब ये है अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से होगी। अगर मैं 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू इस तरह से होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट N/L और यहाँ पे आपके पास I आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है जो कि आपने एम्पेयर्स लॉ में हमेशा यूज़ करना है। इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये सोलेनॉइड के केस में फार्मूला है। जब भी आप सोलेनॉइड की बात करते हैं, सोलेनॉइड के केस में हमेशा ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर कभी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, जितना डिस्टेंस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में ये रिलेशन बनेगा B1/B2 इज इक्वल टू R2/R1। ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर के केस में इसका फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट हम वेरिएशंस देखते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड और इसके पास पेपर्स के भी कुछ MCQs करते हैं। इस फार्मूला में अगर मैं ये कहता हूँ, ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अगर आप लोग एक सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, एक आपके पास सोलेनॉइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और उसकी लेंथ को आप हाफ कर दें, अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। बड़ा सिंपल सा MCQ है कि नंबर ऑफ टर्न्स को आप 3 टाइम इंक्रीज कर दें, जो इसकी लेंथ है इसको आप हाफ कर दें, अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं। अल्फा ऑप्शन है 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बीटा ऑप्शन है 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, चार्ली ऑप्शन है 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगी और डेल्टा ऑप्शन है 0 हो जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने जस्ट इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाएगा। देखिएगा जरा, आपने इस केस में इसको सॉल्व किस तरह से करना है। जस्ट आप इसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। ये आपके पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N/L और यहाँ पे आपके पास I। अब देखें वो क्या कह रहा है आपको कि आपने नंबर ऑफ टर्न्स को 3 टाइम इंक्रीज करना है। ये आपके पास आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N की जगह पे आप 3N लिखेंगे डिवाइडेड बाय
लेंथ की वैल्यू को आप लोगों ने हाफ करवाना है, हाफ करवा दें, आई यहाँ पे एज इट इज़। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास होता है b इज इक्वल टू, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट n ओवर l और I। इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि म्यू नॉट एन आई ओवर एल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो एक सिंपल से एमसीक्यू से हमने देखा कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते जाते हैं, या आप करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, या आप लेंथ की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो 100% चेंज हो जाता है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, अगर आप एक सोलेनॉइड की बात करेंगे, एक सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इसी तरह अगर हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये बड़ा मेन पॉइंट है इसका। अगर आप सोलेनॉइड की आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये 2 केसेस आपने याद रखने हैं, इसको आप केस 1 कह लें, इसको आप केस 2 कह लें। ये एक जनरल सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरह के भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक, सपोज करें अगर वो आपको ऐसा एमसीक्यू दे, लेंथी स्टेटमेंट वाला दे कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स को इतना कर दिया और लेंथ को इतना हमने डिक्रीज कर दिया, अब बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड दी सोलेनॉइड क्या होगी। तो आउटसाइड दी सोलेनॉइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड को आपने कभी चेंज नहीं करना, उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है, वो कभी हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत वीक होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 उसको हम कंसिडर करते हैं। इसी से रिलेटेड एक पास पेपर का और एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं कि इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। मैं अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ऐसे भी पॉसिबल होते हैं क्वेश्चंस कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ जाएं। अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक सोलेनॉइड है और यहाँ पे एक आयरन कोर है और यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसको आपने ऐसे लटकाया हुआ है मैग्नेट को, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंड टू मैग्नेट as iron core inserted into solenoid। अगर आयरन कोर को आप सोलेनॉइड में इंसर्ट करेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मैं इसकी आपको ऑप्शन लिख रहा हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अल्फा ऑप्शन आपके पास, इट मूव्स टुवर्ड्स द सोलेनॉइड। बीटा ऑप्शन है जी, इट मूव्स अवे फ्रॉम सोलेनॉइड। चार्ली ऑप्शन है, इट मूव्स टुवर्ड्स सोलेनॉइड and rotate through 180 और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन की सेंस को जरा समझें, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है या आपसे क्या पूछा जा रहा है। वो उसने आपको एक डायग्राम बना के दे दी और एक आपको सोलेनॉइड शो किया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट अपवर्ड है और यहाँ पे करंट डाउनवर्ड है। अब वो आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक आयरन का कोर हो, या आपके पास एक आयरन कोर है, वो कह रहा है कि अगर इस आयरन कोर को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, मीन्स के इधर रखते हैं इस आयरन कोर को, यहाँ पे अगर इस आयरन कोर को हम इंसर्ट करें, जब आप इस आयरन कोर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप इस पर राइट हैंड रूल लगाएं। जब आप इस पे सोलेनॉइड का राइट हैंड रूल लगाते हैं कि सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में ग्राफ्स करें, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, जो थंब है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पे अपना राइट हैंड रूल लगाते हैं तो
थंब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होता है, या मैं और आसान करके आपको बताता हूं कि कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए और करंट की डायरेक्शन जहां पे आपने मैग्नेट को हैंग किया हुआ है, अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो डाउनवर्ड का मतलब होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल भी कहते हैं इसको, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। या इस पे आप राइट हैंड रूल लगा लें, या दूसरा आप इस पे ये चेक कर लें कि अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वहां पे हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, और दूसरी तरफ आपने सोलेनोइड को, ये आपने मैग्नेट को हैंग किया हुआ है, तो आपको पता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कि या तो राइट हैंड रूल लगा लें तब भी इसका आंसर जो है वो नॉर्थ पोल आ रहा है। राइट हैंड रूल ये होता है कि सोलेनोइड को अपने राइट हैंड में ग्राफ्स करें और अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव करें। जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन का बताएगा। इसका मतलब यहाँ पे चूंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नॉर्थ पोल बनेगा, और मुझे पता है नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इट मूव्स टुवर्ड्स द सोलेनोइड, कि इस केस में ये सोलेनोइड की तरफ मूव करेगा, उससे अवे मूव नहीं करेगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ राइट हैंड रूल्स देख लेते हैं, डायरेक्शन रूल्स कह लें या राइट हैंड रूल्स कह लें। उसके बाद जो हमारे पास कुछ डायरेक्शन रूल्स हैं, डायरेक्शन रूल्स हमारे पास क्या क्या हैं, या डायरेक्शन रूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जो फर्स्ट इसमें रूल है उसको आप बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है, जो सिंपल एक स्ट्रेट वायर का राइट हैंड रूल है। स्ट्रेट वायर का राइट हैंड रूल ये होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट बॉटम टू टॉप जा रहा है, उसका राइट हैंड रूल आप कैसे लगाएंगे, वायर को अपने राइट हैंड में ग्राफ्स करें और फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करें। देखें, कोई आपके पास एक कंडक्टर है, उसको आप अपने राइट हैंड में मूव पकड़ें और अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाएं। जो थंब है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो बहुत ही सिंपल रूल कि इस केस में राइट हैंड रूल ये है कि यहाँ पे जो आपकी फिंगर्स हैं जिनको आप कर्ल कर रहे हैं, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का बताती हैं, और जो थंब है इस केस में वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो कभी भी एक स्ट्रेट सोलेनोइड को अपने राइट हैंड में अगर आप ग्राफ्स करेंगे तो फिंगर्स जो हैं वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी और थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। ये फर्स्ट आपके पास राइट हैंड रूल है। सेकंड हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें ये बताता है, ये इस तरह से है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि ये जो फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जो सेकंड फिंगर है, देखें ये इसी तरह से, ये बच्चों को वैसे तो ये रूल याद होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कि फर्स्ट जो फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। इसी तरह से ये वाली जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और थंब जो है ये लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो आप सेकेंड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल आपके पास सोलेनोइड का है, जो मैंने आप बच्चों से भी डिस्कस किया कि सोलेनोइड को अगर आप अपने राइट हैंड में ग्राफ्स करेंगे तो राइट हैंड में ग्राफ्स करने के बाद फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जो थंब है, फिंगर्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन में होती हैं और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ये सिंपल रूल्स हैं जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किए। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि करंट इज फ्लोइंग from bottom to top in a straight conductor, the direction of magnetic field when viewed from bottom is, मैं इसके आपको जस्ट दो ही ऑप्शन देता हूं ताकि इसको आप आसानी से कर लें। अल्फा ऑप्शन आपके पास क्लॉकवाइज और बीटा ऑप्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। अगर करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड रूल आप इस तरह से अप्लाई करेंगे कि आप एक जो आपके पास स्ट्रेट वायर है इसको अपने राइट हैंड में ग्राफ्स करेंगे,
अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप कर्ल करते हैं, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। देखो करंट बॉटम से टॉप है, अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप जब व्यू करेंगे ऊपर से तो आपको नजर आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब अगर करंट बॉटम से टॉप जाता है, कभी भी करंट अगर बॉटम से टॉप मूव कर रहा होता है और आप ऊपर से व्यू करते हैं तो आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि व्यू आपने बॉटम से करना है। अगर आप बॉटम से व्यू करेंगे तो याद रखें कि इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें कि कभी भी ऐसा हो कि आप किसी चीज को अपवर्ड व्यू करते हैं और वो क्लॉकवाइज है, जब आप उसको डाउनवर्ड व्यू करेंगे तो डेफिनेटली वो जो उसकी डायरेक्शन है अब वो एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज होगी। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पसंद किए जाते हैं कि आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड फर्दर और एक दो एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये कहा जाए, जैसे ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है रेड स्पोर्ट की बुक का और अक्सर पास पेपर्स में भी आता है, इसको हमने यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में तो काफ़ी अर्से से ये एमसीक्यू ऐड है और इस तरह के क्वालिटी एमसीक्यूज हमारी बुक में अक्सर होते हैं, इसको हमने ऐड किए हुए हैं। अब देखें वो क्वेश्चन वहाँ पे ये है कि अगर आपके पास सपोज ये एक नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है और वो आपको कहता है एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये एक वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस केस में आपने फोर्स की डायरेक्शन बताने की, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सपोज दोबारा ये एमसीक्यू सुन लें कि वो कहता है कि आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और एक कंडक्टर जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, आप इसमें फोर्स की डायरेक्शन का बताएं। ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं, दो ही ऑप्शन इसके दूंगा ताकि आप आसानी से बता सकें। बेसिकली तो टास्क यही है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं अल्फा ऑप्शन आपके पास अपवर्ड और बीटा ऑप्शन आपके पास डाउनवर्ड, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, सिर्फ ये दो ही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है कि ये वाली फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये वाली फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन और जो थंब है ये लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। आप इस रूल के मुताबिक इजीली देख लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड वो बताए या ना बताए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का बता रही है, ये थंब ये करंट की डायरेक्शन, जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में है। मुझे नजर आ रहा है कि इस केस में जो लगने वाली फोर्स है वो हमेशा अपवर्ड होगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। आपको डायरेक्शन से रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता होगा किसी भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आए, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको इसमें रूल्स पता होंगे आप उतना ही ज़्यादा ईजिली इसको कर सकेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक मूविंग चार्ज है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है। देखें इसकी पहले डायग्राम आपको टीचर जिस तरह से बताते हैं कि अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है जिसको आपने, कोई एक कंडक्टिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया हुआ, ये सारा हिस्सा इसकी लेंथ है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आप डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव चार्जेस हैं। आपको टीचर से सिखाते थे कि आपको ये सपोज कर लें, देखिए टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक सिंगल चार्ज पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना। आपको टीचर्स ये कहते थे कि सपोज कर लें कोई एक वायर है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर, ये आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और ये फोर्स की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। फिर आप इसकी एक डेरिवेशन करते थे जिसमें आप फाइनल रिजल्ट ये फाइंड आउट करते थे कि जो लगने वाली फोर्स होती है इस केस में जो भी फोर्स है वो इक्वल आती थी QVB साइन थीटा के। ये एक सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स का फार्मूला था। यहां से आपको पता चलता है कि लगने वाली फोर्स हमेशा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लगने वाली फोर्स हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लगने वाली फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लगने वाली फोर्स हमेशा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चारों पैरामीटर्स को आप चेंज करके फोर्स
जो इफेक्ट हो रही है उसके मैग्नीट्यूड को आप चेंज करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करूँ, मैं अगर ये कहता हूँ कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, सपोज कर लें यहाँ पे आपके पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है। ये दो पार्टिकल हैं आपके पास, एक प्रोटॉन आपके पास और एक अल्फा पार्टिकल है, और दोनों को हमने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ही एंटर किया है, परपेंडिकुलरली एंटर है ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं आपको कहता हूं कि प्रोटॉन पे लगने वाली फोर्स की रेशो लें आप अल्फा पार्टिकल के ऊपर, वो क्या होगी? बहुत सिंपल एमसीक्यू कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, इनको आपने फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर किया, तो इन दोनों पे जो लगने वाली फोर्सेस है, प्रोटॉन की फोर्स की रेशो लें अल्फा पार्टिकल के ऊपर, वो क्या आएगी? ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन आपके पास 1:1, बीटा ऑप्शन आपके पास 1:4, चार्ली ऑप्शन आपके पास 4:1 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 1:2। किस तरह से सॉल्व किया जाता है ऐसे एमसीक्यूज को, या इस तरह के एमसीक्यूज में क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, अगर आपको कभी भी इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आपने पहला काम ये किया कि आपने इस चीज को जज किया कि बेसिकली इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है। अब वो आपको खुद बता रहा है कि फोर्स की रेशो लें, फोर्स होना सिंगल पार्टिकल की बात ही कर रहा है ना, क्योंकि एक वो कह रहा है अल्फा पार्टिकल आपके पास और एक वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो प्रोटॉन है। जब आप इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की रेशो लेंगे तो वो इस तरह से होगी। मैं फार्मूला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है फोर्स का फार्मूला है F = QVB sin थीटा। प्रोटॉन के लिए ये फार्मूला होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब मैं यही फार्मूला फॉर अल्फा पार्टिकल बनाता हूँ। अल्फा पार्टिकल के केस में जो चार्ज है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल का। अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो चार्ज 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4QVB sin थीटा, क्योंकि चार्ज 4 टाइम्स ज़्यादा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें। अगर मैं इन दोनों को देखें, यही उसने कहा था कि प्रोटॉन की रेशो लेनी है आपने अल्फा पार्टिकल के ऊपर, ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। अगर मैं इसकी रेशो लेता हूं, मैं प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल पे डिवाइड करवाता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी, प्रोटॉन की वैल्यू है QVB sin थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल की वैल्यू मेरे पास 4QVB sin थीटा। जब इसे सॉल्व करेंगे ये QVB sin थीटा QVB sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 1:4। इसका मतलब इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन है वो बीटा होगा 1:4। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस भी पसंद किए जाते हैं। आप इसके फार्मूला में कई चीज़ें देख सकते हैं। देखिए फार्मूला F = QVB sin थीटा। आप यहाँ से कई चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मिनिमम जो फोर्स, अगर मैं फॉर न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, न्यूट्रॉन पे लगने वाली फोर्स 0 है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन न्यूट्रॉन मस्ट बी 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है। इसी तरह आप इसके डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के केसेस हैं। अगर मैं ये कहता हूँ, देखिएगा ज़रा, तीनों केसेस को आप गौर से समझें। फर्स्ट केस ये है कि अगर हमने 0 डिग्री पे एक पार्टिकल को एंटर किया, जब हम 0 डिग्री पे एंटर करेंगे तो लगने वाली फोर्स मिनिमम होगी और वो 0 होगी, क्योंकि sin 0 पे 0 होता है। जो sin 0 पे 0, इसका पाथ इस तरह का बनेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट पाथ, ये 0 डिग्री पे। जब भी आप 0 डिग्री पे किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो उस पर मिनिमम फोर्स लगेगी और उसका पाथ ही होगा स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से हम ये कहते हैं, अगर हम किसी पार्टिकल को 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं, मैंने किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर किया, केस 2 कह लें आप, अगर मैं किसी पार्टिकल को 90 डिग्री पे थ्रो करूंगा, 90 डिग्री पे थ्रो करने की वजह से जो पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स है वो इक्वल होगी QVB के, क्योंकि sin 90 पे 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इस केस में जो इसका पाथ बनेगा वो इस तरह से इसका पाथ बनेगा, दैट इज सर्कल। जब भी आप पार्टिकल को 90 डिग्री पे एंटर करवाते हैं तो उसका पाथ जो है वो हमेशा सर्कल बनता है। इसी तरह थर्ड केस में, केस 3 को अब देखते हैं। केस 3 में मैं कहता हूं कि अगर एंगल आपके पास 0 डिग्री भी नहीं है और एंगल आपके पास 90 डिग्री भी नहीं है, सपोज कर लें आपने किसी पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया कि उसका एंगल 0 डिग्री भी नहीं है और उसका एंगल 90 डिग्री भी नहीं है, अब क्या होगा? कभी भी पार्टिकल को इस तरह फेंका जाए कि एंगल 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है, तो हमेशा याद रखें
उस केस में हेलिक्स पाथ बनता है, इस तरह का पाथ बनेगा हेलिक्स, इसको आप हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स पाथ। तो ये तीनों केसेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे वो पूछ ले कि 0 डिग्री पे फेंका फिर कैसा पाथ बनेगा, या पार्टिकल किस तरह मूव करेगा, 90 पे फेंका फिर पार्टिकल किस तरह मूव करेगा, अगर आपने इसको 0 पे भी नहीं फेंका 90 पे भी नहीं फेंका तो फिर पार्टिकल किस तरह मूव करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक था। अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एन ई ओवर एम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा हमने जो डिस्कस करना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एन ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। इसमें आपको टीचर्स ये बताते थे कि अगर आपके पास कोई एक लाइट की रे है या एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम एक प्रॉपर वर्ड है, उसको आप फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करवाते हैं और इस तरह से एंटर करवाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो उस पर फोर्स लगेगी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि 90 डिग्री के ऊपर बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं 90 डिग्री के ऊपर हमेशा उस पर फोर्स लगती है, वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, और इतनी ज़्यादा फोर्स लगती है कि उसका पाथ सर्कल हो जाता है, सर्कुलर पाथ बन जाता है। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली एंटर करवाएंगे तो हर तरफ फोर्स लगने की वजह से इसका पाथ सर्कुलर बन जाएगा। देखो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है इनके दरमियान। तो जब इसका पाथ सर्कुलर बन जाता है तो इसका मतलब अब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रही है। सर्कुलर पाथ की वजह से आपको पता है जो लगने वाली फोर्स होती है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसका फार्मूला mv²r होता है। और एक आपके पास इस केस में चूंकि मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स QVB के EVB के इक्वल होती है। इस तरह से टीचर्स आपको ये दोनों फोर्सेस को कंपेयर करवाते थे, फिर वो आपको ये फाइंड आउट करवाते थे आंसर कि E/m जो है ये इक्वल आता था V/BR के। ये E/m वैल्यू का फर्स्ट रिजल्ट था कि E/m जो है वो V/BR के इक्वल आती थी। एक इसका रिजल्ट टीचर्स ने आपको ये भी ड्राइव करवाया कि E/m इज इक्वल टू 2V/B² और R²। ये इसका सेकेंड रिजल्ट था। अब देखें यहाँ पे मैं एक और MCQ डिस्कस करता हूँ ताकि आप बच्चों की इससे रिलेटेड प्रैक्टिस हो जाए। उससे पहले मैं यहाँ पे साइड पे एक फार्मूला लिखता हूँ कि अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है या टाइम फाइंड आउट करना है किसी पार्टिकल का कि वो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रहेगा, टाइम का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टाइम का फार्मूला होता है 2πm/QB। ये किसी भी पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में स्टे करने का टाइम है जो आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये फार्मूला होगा आपके पास QB/2πm। ये दोनों ही फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि एक पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला, टाइम का फार्मूला 2πm/QB, और सेकंड अगर आप इसी की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये फार्मूला होगा। अब देखें यहाँ पे इस फार्मूला से रिलेटेड मैं एक MCQ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे इतने पार्ट पे मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ये दो पार्टिकल्स हैं, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है, फर्स्ट वन यू कैन से इज अल्फा पार्टिकल, और सेकंड आपके पास ये फर्स्ट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन। इनको आपने परपेंडिकुलरली एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन इन दोनों को आपने परपेंडिकुलरली एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस केस में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इसका बताएं क्या होगी। ये एक पास पेपर्स के क्वेश्चंस में से ही है कि आपके पास दो पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल था और प्रोटॉन था, इनको आपने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करवा दिया। अब बताएं कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ दो ही ऑप्शन आपको दूंगा। एक ऑप्शन आपके पास 2:1 और बीटा ऑप्शन आपके पास 1:2। मैं ये चाहता हूँ ये MCQ आप खुद सॉल्व करें, आपको खुद आइडिया हो कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता या आप समझते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो मैं आपको खुद फिर बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा, या आप लोग मुझसे कांटेक्ट, जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने आपको ऑफिशियल कांटेक्ट दिए हुए टीचर्स के, आप हमसे लाजमी पूछा करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस तरह के जो भी आपको प्रॉब्लम हो। ये MCQ इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इस केस में आपने करना क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा। देखो यहाँ से जब आप इस फार्मूला से रेडियस निकालोगे तो रेडियस का फार्मूला आपके पास ये होगा, मैं इस जगह पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके पास आएगा R=mv/EB। ये रेडियस का फार्मूला। चले मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही देता हूँ आपको। अगर ये प्रोटॉन के रेडियस का फार्मूला,
अगर मैं अल्फा पार्टिकल के रेडियस की बात करता हूँ तो अल्फा पार्टिकल का मास डबल होता है और चार्ज 4 टाइम्स होता है। अल्फा पार्टिकल के मास को अगर मैं डबल करूँगा और चार्ज को 4 टाइम्स करूँगा तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है ये आ जाएगा mv/2eB। ये रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया और ये मेरे पास रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन की जब आप रेशो लेंगे, मैं इतने पार्ट पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि अगर आप अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन की रेशो लेंगे तो अल्फा पार्टिकल की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें mv/2eB डिवाइडेड बाय, जब आप प्रोटॉन पे डिवाइड करेंगे ये ऊपर आके eB मल्टीप्लाई होगा और mv नीचे रह जाएगा। इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दें तो सिंपली आपके पास आंसर 1:2 आ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि E/M वैल्यू का फार्मूला बताएं या E/M वैल्यू क्या होती है। एंट्री टेस्ट में हमेशा ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन आएंगे। आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर होंगे, जितने मुश्किल से मुश्किल आप MCQ कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेस्ट है। आप मेंटली तैयार हों कि आपको इस फॉर्मेट पे MCQ आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये टाइम का फार्मूला भी पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो इस केस में मैंने रेडियस का फार्मूला यूज़ किया और जनरली उनकी मैंने रेशो ली तो मेरे पास आंसर 1:2 आ गया। मीन्स कि इस केस में जो राइट ऑप्शन आपके पास वो 1:2 है। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एन E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की E/M वैल्यू में क्या क्या चीज़ें हैं या आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CRO। CRO आप सबको पता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में आप लोग ये पढ़ते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पीडी ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीडी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो आप हमेशा CRO यूज़ करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीडी ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको आप CRO कहते हैं। CRO के जो पार्ट्स है अगर हम उसको डिस्कस कर लें, प्रिंसिपल का आपको पता है कि CRO का क्या प्रिंसिपल है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की बीम सीधी मूव कर रही होती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस बीम के ऊपर फील्ड का इफेक्ट होता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर CRO काम करती है। इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें कि CRO के पार्ट्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल में तो यही है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन की बीम है वो पास करती है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पार्ट्स में जो आपके पास सारी चीज़ें हैं, नंबर 1 अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूँ तो इसके पास पार्ट में फर्स्ट आपके पास है फिलामेंट। फिलामेंट का आप सब लोगों को पता है कि फिलामेंट क्या करता है, हीट द कैथोड। कभी भी कैथोड को हीट करना हो तो आप फिलामेंट यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है कैथोड। कैथोड क्या करवाता है, टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद थर्ड पे है ग्रिड, कि ग्रिड क्या होती है या ग्रिड का क्या कॉन्सेप्ट है। ग्रिड जो है ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, टू कंट्रोल द ब्राइटनेस। और ग्रिड हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इस चीज़ का आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। दो तरह की जो आप डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स यूज़ करते हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में आपके पास एक एक्स प्लेट्स हैं और दूसरी आपके पास वाई प्लेट्स हैं। तो दो तरह की आप प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, एक आपके पास एक्स प्लेट्स हैं और सेकंड आपके पास वाई प्लेट्स। दो तरह की प्लेट्स आप यूज़ करते हैं। इसका मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम इमिट होती है, फिलामेंट उसको हीट अप करता है तो इलेक्ट्रॉन की बीम एक्सेलरेट होती है, नोड उसको एक्सेलरेट करवाते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ। एनोड जब उसको एक्सेलरेट करवाते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम सीधी जाती है और एक्स में से पास होती है। एक्स में से पास होने के बाद देखें, अगर एक्स का पोटेंशियल होगा तो एक्स के लॉन्ग इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। अगर आप वाई के लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप वाई के लॉन्ग भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनोड का काम इस केस में एक्सेलरेट करवाना और बीम को फोकस करवाना है और ये बीम सीधी जाके स्क्रीन के ऊपर फोकस होती है। तो एनोड का भी यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं। फिफ्थ में आपके पास एनोड है। एनोड क्या करता है या एनोड का क्या काम होता है, टू एक्सेलरेट एंड फोकस द बीम। एनोड जो है वो एक्सेलरेट करता है और बीम को फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर ताकि सारी की सारी बीम जो है ये स्क्रीन के ऊपर फोकस हो।
अब इससे रिलेटेड जो इसके ग्राफ हैं, जो सीआरओ के आप लोगों ने जो ग्राफ पढ़े हुए हैं, वो दो तरह के इसके ग्राफ हैं, लेकिन मैं आपको इसके फर्दर भी करवा देता हूँ और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो इसका ग्राफ होता है उसको आप बोलते हैं सातुथ ग्राफ। सातुथ में आप इस तरह का इसका ग्राफ बनाते हैं, ये इसका ग्राफ होता है सातुथ में। इसका मतलब जितना अपवर्ड जाएगा उतना रैपिडली डाउनवर्ड, फिर जितना अपवर्ड जाएगा उतना रैपिडली डाउनवर्ड। ये इसका सातुथ ग्राफ है, इसको आप सातुथ ग्राफ बोलते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसके और तरह के ग्राफ बनाऊं, आप इसका इस तरह का भी ग्राफ बना सकते हैं। सपोज कर लें अगर ये इसका ग्राफ है सीआरओ का, ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं, ये ग्राफ जो सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग है, सिर्फ तब बन सकता है जब पोटेंशियल ऑफ एक्स इज ऑफ, जब x का पोटेंशियल ऑफ हो और पोटेंशियल ऑफ y इज ऑन। तो ये आपको ग्राफ ही बता सकता है कि अगर वर्टिकल लाइन आ रही है तो x का पोटेंशियल ऑफ है और y का पोटेंशियल जो है वो ऑन है। इसी तरह से अगर यही ग्राफ आपके पास x एक्सिस के लॉन्ग होता तो इसका मतलब ये था कि x का पोटेंशियल ऑन है और y का पोटेंशियल इस केस में ऑफ होना था। सीआरओ दोनों के ऊपर वर्किंग करती है। सीआरओ की जो वर्किंग है ये दोनों के ऊपर ही है। सीआरओ डीसी के ऊपर भी वर्किंग करती है, सीआरओ एसी के ऊपर भी वर्किंग कर सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि बेस्ट वर्किंग की बात करें, लेकिन चल ये दोनों के ऊपर जाती है, डीसी और एसी दोनों के ऊपर। लेकिन डीसी में इसका जो ग्राफ है वो डॉटेड लाइन में बनता है। अगर मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस करूं जो अभी आप लोगों ने पढ़ा सीआरओ वाला टॉपिक, कि इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या आ सकता है। सपोज कर लें यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू इसका डिस्कस करता हूं कि अगर आपके पास कोई इस तरह से एक ग्राफ बना के दिया जाए, ये आपके पास एक बॉक्स की जो वैल्यू है वर्टिकली ये है जी 4 वोल्ट और यहां पे आपके पास टाइम है, और ये जो टाइम है आपके पास, टाइम के एक बॉक्स की आपके पास वैल्यू है 10 मिली सेकेंड। सपोज कर लें कि अगर आपको इस तरह से वैल्यू दी जाए, उसने एक बॉक्स वर्टिकल जो है उसमें आपको वोल्टेज दे दिया और एक्स एक्सिस का जो एक बॉक्स है उसमें आपको उसने टाइम की वैल्यू दे दी, वो आपके पास 10 मिली सेकेंड है। अब देखो सीआरओ से आप क्या क्या चीज़ें, अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी कहता तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते थे। फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकालनी थी, 1/t। अब देखो एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स के अंदर हाफ कर्व भी कवर नहीं हो रही, मींस कि हाफ की हाफ कर्व एक बॉक्स में कवर हो रही। इसका मतलब एक जो आपके पास बॉक्स है, इसको मैं अगर फर्दर कर लूं ऐसे, ये ग्राफ अगर आप इस तरह से बना लेते हैं, एक बॉक्स आपके पास 10 मिली सेकेंड का है, एक पूरी जो कर्व है आपके पास, एक इतना हिस्सा ये 1.5 बॉक्स में कवर हो रहा है। 1.5 बॉक्स का मतलब है कि ये 15 मिली सेकेंड होगा। 1.5 बॉक्स 15 मिली सेकेंड में आधी कर्व आ रही है, आप ये देखेंगे आधी कर्व है। अगर 15 मिली सेकेंड में आधी कर्व आ रही है तो पूरी कर्व जो है वो आपके पास 30 मिली सेकेंड में आएगी। मैं इसको इस तरह से करूंगा 30 × 10⁻³ सेकेंड। इस फार्मूला से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1000 डिवाइडेड बाय 30। सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 33.3 हर्ट्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको वोल्टेज गिवन है, देखिए आपको वोल्टेज गिवन है, आप पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमेशा सीआरओ में वो आपको ग्राफ देगा, ज्यादातर इसके ग्राफ के क्वेश्चन पसंद किए जाते हैं। आप कर्व से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कर्व में आपको टाइम गिवन है, पूरी वेव का टाइम को रेसिप्रोकल कर दें, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर आपके पास वोल्टेज एक बॉक्स का गिवन है और आपको पीक वैल्यू वो पूछता है, देखिए पीक वैल्यू का मतलब इसमें दो बॉक्सेस कवर होंगे, एक बॉक्स में वैल्यू 4 वोल्ट है, 2 बॉक्सेस में वैल्यू जो पीक वैल्यू आपके पास वो 8 वोल्ट होगी। तो ये सारी चीजें सीआरओ की आपको पता हो, आप सीआरओ की मदद से आप हाईएस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आप टाइम भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें इससे पॉसिबल है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक,
टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल। इसके जस्ट अब आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। यहां पे टॉर्क को हम डिस्कस कर लेते हैं, इस तरफ गैल्वानोमीटर को, साथ एमीटर को। टॉर्क का जो फॉर्मूला है, किसी भी कॉइल पे जो टॉर्क लगती है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास बीना कोस अल्फा। ये टॉर्क का फॉर्मूला। ये फार्मूला आपको ये बता रहा है, यहाँ पे बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई यहाँ पे करंट है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप कॉइल यूज कर रहे हैं उसका एरिया। अल्फा इज द एंगल बिटवीन दी, अल्फा जो है ये प्लेन का एंगल है, जो आप प्लेन का कॉइल के प्लेन का एंगल लेते हैं, दैट इज अल्फा। ये टॉर्क का फार्मूला है बीना कोस अल्फा। इसका मतलब ये है, इस फार्मूला में अगर मैं अल्फा की जगह 0 डिग्री लगाऊंगा तो टॉर्क इस केस में मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, टॉर्क जो है वो बीना के इक्वल आएगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। इसी तरह से अगर मैं अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री लगाता हूं तो टॉर्क इस केस में मिनिमम आएगा और मिनिमम टॉर्क जो है वो 0 होगा। इसी तरह से अगर इस फार्मूला में मैं 60 डिग्री यूज करता हूं तो 60 डिग्री के ऊपर टॉर्क जो है ये अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क 60 डिग्री पे 1/2 होता है। इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है या गैल्वानोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है? गैल्वानोमीटर देखिए, आप कभी भी अगर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको आप गैल्वानोमीटर कहते हैं। एमीटर भी गैल्वानोमीटर से ही बनता है, वोल्ट मीटर भी गैल्वानोमीटर से ही बनता है, लेकिन करंट का जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है वो गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के केस में अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं कि गैल्वानोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल भी यही है कि टॉर्क ऑन अ कॉइल प्लेस्ड between the poles of magnet, कि आप किसी भी मैग्नेट के पोल्स के दरमियान जिस कॉइल को रखते हैं उसके ऊपर टॉर्क लगता है। यह प्रिंसिपल है गैल्वानोमीटर का। गैल्वानोमीटर का जो फार्मूला है यह आप लोगों को पता होना चाहिए। गैल्वानोमीटर को आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं या गैल्वानोमीटर का क्या फार्मूला होता है। गैल्वानोमीटर के केस में एक टॉर्क का फार्मूला आपके पास सी थीटा है और एक टॉर्क का फार्मूला आपके पास BI/N बीना के इक्वल है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको आप इक्वेशन ए बना लें, इसको आप बी बना लें, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा, बीना इज इक्वल टू सी थीटा। अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालता हूं तो आई की वैल्यू आएगी सी थीटा ओवर बेन। ये सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का फार्मूला है, इसको आप बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के केस में आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से पता होना चाहिए अगर आपको कभी करंट की सेंसिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। देखिए सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है, ये जो मैंने फार्मूला लिख दिया, अगर मैं इसी फार्मूला को थोड़ा सा और चेंज करता हूं तो ये आएगा मेरे पास, इस केस में ये वैल्यू इस तरह से होगी, आई ओवर थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बेन। बेसिकली थीटा ओवर आई का मतलब है सेंसिटिविटी। थीटा ओवर आई को आप लिख सकते हैं बेन ओवर सी। ये जो थीटा ओवर आई है इस रेशो को आप सेंसिटिविटी कहते हैं। ये जो थीटा ओवर आई की रेशो है, दैट रेशो इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो गैल्वानोमीटर को यूज करते हुए ही आप एमीटर भी बना सकते हैं और गैल्वानोमीटर को यूज करते हुए भी आप वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। दोनों चीजें आप, उसके आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं जो आपके पास एम मीटर का फार्मूला है। देखिए गैल्वानोमीटर से ही नेक्स्ट आपके पास एम मीटर। एम मीटर भी एक ऐसे डिवाइस है जो कि करंट को एग्जैक्ट फाइंड आउट करती है। और एम मीटर के केस में अगर आप कभी भी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमेशा एमीटर को यूज करते हैं। सबसे मेन चीज है इसका फार्मूला,
अगर आपने कभी भी एमीटर को डिज़ाइन करना है तो गल्वानोमीटर ही एमीटर बनाएंगे। गल्वानोमीटर में सिर्फ और सिर्फ आप एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे जिसको आप शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप एक शंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो गल्वानोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप शंट पैरेलल में लगाएंगे तो गल्वानोमीटर एमीटर बन जाएगा। और फॉर्मूला उसका ये होता है RS इज इक्वल टू RG IG ओवर I माइनस IG। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपने एमीटर की शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट। और हमेशा ये याद रखें कि अगर आपने गल्वानोमीटर को एमीटर बनाना है तो इस केस में आपको शंट हमेशा पैरेलल में लगानी पड़ेगी। लास्ट में जो इसका पॉइंट रह गया वो वोल्ट मीटर का है कि अगर आप कभी भी गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, कभी भी अगर आप ये चाहते हैं कि गल्वानोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दें, वोल्ट मीटर के केस में वोल्ट मीटर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट मीटर के केस में आपने शंट हमेशा सीरीज में लगानी है। वोल्ट मीटर के केस में हाई रेजिस्टेंस होती है और उसका फॉर्मूला ये होता है V ओवर IG माइनस RG। ये फार्मूलाज एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ये आज का लेक्चर था जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 14, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 16 था और चैप्टर 14 था। उसके मैक्सिमम फार्मूलाज की वेरिएशन देखी और पास पेपर से रिलेटेड MCQs देखे। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 15 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।